सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सभी। अब आपको जैसे पता ही है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, ठीक है, कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 जो एग्ज़ाम है वो अनाउंस हो चुका है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स उसके एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ऐसी नोटिफिकेशन आई है। तो फिक्स्ड डेट क्या है तो वो आपको भी जल्दी से पता चल जाएगी। तो यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, एग्जाम क्रैक करने की। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस। जो भी आपका 2016 मतलब 2016 में जितने भी एग्जाम हुए थे आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, तो पहली शिफ्ट जो थी वो आपकी 29 ऑफ मार्च से थी। ठीक है, तो हम शिफ्ट वाइज जितने भी आपके एग्जाम्स रहे हैं गाइस प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिटेल सॉल्यूशन रहेंगे गाइस अलग अलग पार्ट्स में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं पार्ट 1 के अंदर लेके आ रहा हूँ, क्लास 1 के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ क्वांट्स एंड रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, इसी तरह आपका इंग्लिश और जीएस भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होगा। ठीक है, तो ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे वीडियो को। ठीक है, ताकि आपको समझने में भी इजी रहे, आप प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करते रहें। और मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं कि जो भी आपके ये प्रीवियस ईयर के सेशंस हैं गाइस, ये जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ही ज्यादा आसान था। ठीक है, जो आपके ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो बहुत ही ज्यादा लेवल इजी था। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने के बाद हम इससे थोड़ा हाई लेवल एक्सटेंडेड लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 2016 में इतना कंपटीशन नहीं था जो इस साल आपको 2020 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेवल जो है वो क्वेश्चन का थोड़ा हाई होगा, हम उससे रिलेटेड भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। बट एक बार हम ये माइंडसेट बना लेंगे कि अगर हमें इस चीज का आइडिया होगा कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में किस किस लेवल के क्वेश्चन बने थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने थे और क्या क्या चीजें आई थी। ठीक है, तो उससे क्या है हमें और ज्यादा माइंडसेट बनाने में और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो एक माइंडसेट ऐसा बनाना है ताकि आप फुल ऑन डेडिकेशन के साथ प्रेपरेशन कर सकें और जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप फुल ऑन तैयारी भी कर सकें। और जितना भी है मटेरियल वगैरह इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, रिसोर्सेज से मैं भी अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन जो है एक ऑफिशियल बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए स्टडी लॉजिकल, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम पेपर 1 जो आपका प्रीवियस ईयर का हुआ था 2016। ये जो शिफ्ट थी गाइस वो 29 ऑफ मार्च 2016 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ठीक है, उन्हीं का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी होगा, जहां पर मुझे लगेगा कि इसके ऑल्टरनेट मेथड से भी क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है, तो वो भी मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, रेस्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे गाइस प्लीज एंड तक देखेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी करिए। क्लियर गाइस, तो बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें क्वांट सेक्शन में देखने को मिला था, ठीक है, दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सेशन में जितने भी आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे गिवन। ठीक है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, आप में से काफी कैंडिडेट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम से भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हमें क्वेश्चन अवेलेबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज मैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो भी आपको इंग्लिश में अवेलेबल होगी मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको कन्वे करूं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन। ठीक है, कि आपको स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नो का पार्ट है गाइस, तो आपको जो है कॉमन फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, कॉमन रूल या कॉमन फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए क्लियरली। जैसे कि हमारे पास एक फिक्स्ड फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है।
तो अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना भी चाहूं तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा। तो हमारा एक रिजल्ट यहां से ये कंक्लूड हुआ। और अगर मैं यहीं से को स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से क्या निकल सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि इस सिंपल रूल से, जो आपका बेसिक रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, इस सिंपल रूल से आप दो रिजल्ट्स जो हैं और एक्स्ट्रा कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें जो भी यहां पर वैल्यूज अवेलेबल हैं जस्ट आपको गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। जैसे कि हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये ओवरऑल स्क्वायर रूट चल रहा है गाइस, को स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं गाइस। जो 2016 का एग्जाम था, वेरी इजी क्वेश्चंस। बट इसी सेशन को कंटिन्यू करते करते हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे उसमें तो सेशन में क्वेश्चन आसान थे, ठीक है, तो आपको इजी काफी लगेंगे। बट हम इसी के बाद ही प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे जिसमें जो है वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एक्सटेंडेड में होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने अभी सॉल्व किया, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है गाइस, डिवाइडेड बाय, और हमें यह भी पता चल चुका है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो हमारे पास एक और फ्रैक्शनल रूल आता है गाइस, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, टेन थीटा के। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि कोस थीटा और साइन थीटा ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है गाइस कोट थीटा के। क्यों, क्योंकि कोट थीटा की जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल है, किसके रेसिप्रोकल है, टेन थीटा के। ठीक है गाइस, चलिए, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये हो गई, क्योंकि कोस ओवर साइन अगर कोट थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा यहाँ पर, कोट थीटा। ये आपका फाइनल आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, अगर आपको टीचिंग में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कि अगर आपको लगे कि सेशन जो है क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थोड़ी फास्ट वे से करवाई जा रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी लूप होल्स वगैरह है, जो भी आपकी क्वेरी है, प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेरीज हैं सारे के सारे सॉर्ट आउट हों। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट, ये आप क्वेश्चन काउंट कर लीजिए। आप रीजनिंग में भी कंसीडर कर सकते हैं और इसे क्वांट में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में लीजिए या क्वांट में लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए, एप्टीट्यूड का पार्ट है, तो 28, 44, 68, 80 एंड 92। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, पिक आउट द ओड वन आउट। ओड वन आउट हमें फाइंड आउट करना है, सीरीज का पार्ट है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आया तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, पिक आउट द रोंग नंबर, कि रोंग नंबर कौन सा है। तो अगर हम इस सीरीज की बात करें 28, 44, 68, 80 एंड 92, इन पांचों में से देखना था सीक्वेंस वाइज। तो जब हम 28 टू 44 तक अप्रोच करेंगे तो देखा जाए तो इसमें 16 का इंक्रीमेंट आया। 44 से 68 जैसे ही हम अप्रोच करेंगे तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 14 का। ठीक है, फिर 68 से जब हम 80 तक अप्रोच करेंगे तो कितने का इंक्रीमेंट आया, 12 का। तो ध्यान से देखिए, जो इंक्रीमेंट है वो दो दो कम होते जा रहे हैं, पहले 16 का, फिर 14 का, फिर 12 का हुआ, और उसके बाद अगर हम देखें तो 18 टू 80 टू 92 कितने का होना चाहिए था, 10 का इंक्रीमेंट आना चाहिए था। बट यहां पर आपको कितने का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, 12 का। तो जो कि आपका यहां तक तो सीक्वेंस ओके था, बट यहां पर आके सीक्वेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है, मतलब यहां पर 92 नहीं आना चाहिए था। तो अगर हम 82 आगे नंबर तक अप्रोच करेंगे तो +10 होना चाहिए था, मतलब नंबर क्या आना चाहिए था लॉजिकली, 90। तो आपका जो रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है यहाँ पर, 92। ठीक है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है गाइस, इसी लेवल से ही थोड़ा सा लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा हमें गिवन है कि इफ टीचर इज रिलेटेड टू बुक्स। तो गाइस, ये आपका जो क्वेश्चन है वो एनोलॉजी का है। ठीक है, कि जहां पर आपको कुछ सिमिलैरिटीज दी जाती हैं, मतलब कि आपको टीचर और बुक्स के बीच में एक रिलेशन गिवन है। जो रिलेशन टीचर और बुक्स के बीच में है, सेम एज इट इज आपको बताना होगा डॉक्टर का किसके साथ होगा।
ठीक है, तो ये गाइस ये फॉन्ट ऐसा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, पजल मत होना ये साइन किस चीज का है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। ठीक है, चलिए, तो टीचर और बुक्स में रिलेशन क्या है, तो मतलब कि टीचर जो हैं वो क्या यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, टीचर जो है वो अपने प्रोफेशन में क्या यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, बुक्स को यूज करते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स क्या यूज करते हैं, ठीक है, जो भी चीज है, मतलब डॉक्टर्स जो हैं अगर अपने पेशेंट को कंसल्ट करते भी हैं तो वो किससे करते हैं, चौक से करते हैं, साइकिल से भी नहीं, एप्रेन भी नहीं है, तो क्या आएगा, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या होता है गाइस, जिससे भी किसी भी पेशेंट की जो हार्ट ब्रीथिंग है, ठीक है, उसे सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं वो डीपली सुनने के लिए जो है डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, टॉपिक इज रैंकिंग या ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, चलिए तो यहां पर इंफॉर्मेशन क्या है, मोहन इज टॉलर देन रोहन, कि मोहन जो है वो टॉलर है, किससे टॉलर है, रोहन से टॉलर है। ठीक है, इसे हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो मतलब कि जो बड़ा पर्सन है या जिसके पास कोई भी क्वांटिटी, अगर पैरामीटर कोई भी हो, आपके पास वेट का पैरामीटर है, हाइट का है, सैलरीज का है, कुछ भी है, तो टॉप वाले पर्सन को ऊपर मेंशन करेंगे, बॉटम वाले पर्सन को हम नीचे मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन को करने की दी बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो मोहन इज टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहान, कि मोहन जो है रोहन से टॉलर है बट फरहान से क्या है, शॉर्टर है। ठीक है, तो ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन थी। कनन इज शॉर्टर देन मोहन, कनन जो है वो मोहन से छोटा है बट टॉलर देन रोहन। तो जब भी एंड या बट आता है गाइस, तो उसी स्टेटमेंट का जो पहला पर्सन होगा हमेशा वही डिस्कस होगा। तो यहां पर इंफॉर्मेशन देखिए क्या गिवन है, कि कनन जो है वो शॉर्टर है, किससे शॉर्टर है, मोहन से शॉर्टर है। कनन जो है वो मोहन से शॉर्टर है बट टॉलर है किससे, रोहन से टॉलर है। ठीक है, अगर रोहन से टॉलर और मोहन से शॉर्टर है तो कनन जो है इन दोनों के इन बिटवीन अरेंज होगा। क्लियर है गाइस, इन दोनों के इन बिटवीन ही अरेंज होगा। अब आगे देखिए क्या गिवन है, शंकर इज टॉलर देन रोहन, शंकर जो है वो रोहन से टॉलर है। अगर शंकर रोहन से टॉलर है और आगे गिवन हुआ एंड फरहान, कि शंकर जो है वो रोहन और फरहान दोनों से टॉलर है, तो रोहन से भी टॉलर है और फरहान से भी टॉलर है, तो शंकर जो है वो फरहान के भी अबव में आके अरेंज होगा। ठीक है, तो हमें यहां पर पूछा गया है कि हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट पर्सन कौन है, तो यहां से क्लियरिटी आ रही है हमें, तो ये टॉलेस्ट पर्सन कौन है, शंकर। अगर शॉर्टेस्ट की बात की जाती तो वो कौन होता, रोहन। अगर मिडल वाले पर्सन की बात की जाती तो वो कौन होता, मोहन। अगर आपको सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन पूछा जाता कि हाइट के अकॉर्डिंगली बताइए दूसरा सबसे छोटा कैंडिडेट कौन है, वो कौन होता, कनन। और सेकंड टॉलेस्ट मतलब दूसरा लंबा व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा, वो कौन होता, फरहान। मतलब ये जो भी आपका सीक्वेंस बनेगा गाइस, ये हमेशा बॉटम या टॉप टू बॉटम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम हमेशा वो क्या जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे गाइस। चलिए तो मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन अ रनिंग रेस इफ यू ओवरटेक द लास्ट बट वन कंटेस्टेंट। तो सबसे पहले हम टर्म ये देखते हैं, ये लास्ट बट वन क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट बट वन का मतलब क्या होता है गाइस, सेकंड लास्ट। ठीक है, लास्ट बट वन क्या होता है, सेकंड लास्ट। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आप का कोई फ्रेंड वगैरह जो है वो लास्ट प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, बाकी उससे सारे आगे जा रहे होंगे, तो ये जो पर्सन का प्लेस होगा ना, जो जस्ट लास्ट वाले पर्सन के आगे भाग रहा होगा, ये आपका सेकंड लास्ट पर्सन होगा। ठीक है, सेकंड लास्ट। अब कई बार क्या है, कुछ एक ऐसे वर्ड भी दिए जाते हैं जहां पर इसी से सेम रिलेटेड सेंस पूछी जाती है कि सेकंड लास्ट पर्सन बताइए। सेकंड लास्ट या लास्ट बट वन की जगह आपको एक टर्म रह सकती है पेनल्टीमेट। तो आप हाई लेवल में देखिए बात कर सकते हैं, कई बार आपको गिवन किया जाएगा टर्म पेनल्टीमेट। ठीक है, कि अगर आप अपने एक पेनल्टीमेट कैंडिडेट को या कंटेस्टेंट को ओवरटेक करते हैं तो विच पोजीशन आर यू इन, तो आपकी पोजीशन क्या होगी एक रनिंग रेस में। ठीक है, मतलब कि जैसे कि सपोज आप ही भाग रहे हैं, ठीक है, ये आप ऐसे भाग रहे हैं रेस में, अब आपका जो यहां पर सेकंड लास्ट पर्सन है, मतलब ये वाला पर्सन है, जब आप इसको क्रॉस कर जाओगे गाइस, जब आप इसको क्रॉस कर जाओगे
तो मतलब कि आप तो लास्ट में थे, जब आप इस पर्सन को क्रॉस कर जाओगे तो ये पीछे आ जाएगा, तो मतलब कि आपकी प्लेस क्या रहेगी, अब सेकंड लास्ट जो पर्सन है वो ये पर्सन नहीं है, अब वो आप बन चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेकंड लास्ट पर्सन को क्रॉस करेंगे मतलब आप लास्ट में भाग रहे थे, तो सेकंड लास्ट पर्सन को क्रॉस करेंगे तो आपकी पोजीशन आप सेकंड लास्ट बन जाएगी, मतलब सेकंड फ्रॉम द लास्ट आपकी पोजीशन बन जाएगी। तो इस तरह के नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपली स्मार्ट वर्क दिखाने वाले हैं जिसमें आपको क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अमन एंड विजय कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली, क्रमश। ठीक है, कि मतलब कि अमन जो है वो 9 दिन में एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है पूरी की पूरी वॉल, और अजय जो है वो 12 दिनों में कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो वो अगर दोनों एक साथ इकट्ठे काम करें तो वो कितने दिनों में अपना काम कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन था कि अमन जो है वो कितने दिनों में काम खत्म करता है, 9 days में। और अगर हम बात करें अजय की, अजय कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, तो इसे करने की एक अप्रोच ये है कि आप उनका पर डे वर्क निकाल लेते हैं। जैसे कि अमन का पर डे वर्क क्या हुआ, अमन का पर डे वर्क क्या हुआ, ठीक है 1/9। अगर वो 9 दिन में पूरे काम को करता है मतलब एक दिन में 1/9 हिस्सा करेगा काम का। इसी तरह अजय का भी आप पर डे वर्क निकाल सकते हैं, उसका कितना होगा 1/12। तो दोनों का क्या होगा, दोनों का क्या होगा अगर इकट्ठे काम करेंगे, अमन का पर डे वर्क प्लस अजय का पर डे वर्क, पर डे वर्क की बात कर रहा हूं, तो 1/9 प्लस 1/12। ठीक है, तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहां पर कितना आएगा 36 आएगा, तो 4 प्लस एलसीएम लेने के बाद 3, मतलब के कितना आएगा यहां पर 7/36। तो ये 7/36 क्या निकला गाइस, पर डे वर्क। ये 7/36 क्या निकला, पर डे वर्क, मतलब एक दिन में उन्होंने 7/36 हिस्सा काम किया। ठीक है, तो अगर आपको ओवरऑल नंबर ऑफ डेज निकालने के कितने दिनों में करेंगे तो इसका आंसर कैसे करेंगे, पर डे वर्क का रेसिप्रोकल लेके, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 7। तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर कितना आएगा 5/1/7, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो गाइस है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, मतलब हर एक बुक में जितने भी आपको सॉल्यूशंस गिवन होंगे इस ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू गिवन होंगे। ठीक है, अब इसे शॉर्टकट वे में कैसे कर सकते थे। अब आपको यहां पर क्वेश्चन को बहुत आसानी से करना गाइस अटेम्प्ट। ठीक है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं बनाना, ये अप्रोच गलत है, ये काफी ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करेगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की दी बेस्ट अप्रोच ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो कि एक पर्सन का काम भी गिवन हो कि कितने दिनों में काम करता है और दूसरे का भी गिवन है, तो आपको क्या करना है ये फाइंड आउट करना है तो उन्होंने टोटल यूनिट कितने काम किया, मतलब कि टोटल यूनिट कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम लेके। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो मतलब कि यहां से हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने यूनिट काम किया है, 36 यूनिट काम किया। मैंने क्या किया 9 और 12 का एलसीएम ले लिया, और एलसीएम से मुझे ये क्लियर हुआ कि दोनों का ओवरऑल वर्क कितना रहा 36 यूनिट, मतलब उन्होंने 36 यूनिट काम किया। अगर दोनों ने इकट्ठे मिलके 36 यूनिट काम किया, कितने दिन में किया अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो अमन कितने दिनों में ये काम कर लेगा 36 के 36 यूनिट, तो उसे 4 यूनिट करने होंगे एक दिन में, तभी वो 9 दिनों में 36 यूनिट कर लेगा। तो ये 12 दिनों में कितना यूनिट काम करेगा, मतलब कि वो 3 यूनिट काम करेगा पर डे। ठीक है, हर एक दिन में वो 3 यूनिट काम करेगा तो 12 दिनों में 36 कर लेगा। अमन भी क्या है, एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा तो वो 9 दिन में सारा काम कंप्लीट कर लेगा। क्लियर, तो मतलब कि ये 4 यूनिट बना रहा है एक दिन में और ये 3 यूनिट बना रहा है एक दिन में। ठीक है, तो दोनों ने एक दिन में इकट्ठे मिलके कितने यूनिट बना लिए गाइस, 7 यूनिट बना लिए। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने काम करना था 36 यूनिट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्क डन बाय पर डे, बोथ ऑफ देम। दोनों का जो इकट्ठा काम है पर यूनिट वर्क है जो एक दिन का, आपको उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का एक साथ निकालना है। तो 36 डिवाइडेड बाय 7, तो यहां से हमारे पास फिर से आंसर क्या आएगा 5/1/7। तो ये अप्रोच जो है गाइस वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपका कम से कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ध्यान से चूज करेगा, ये 51 नहीं है
5 1/7 है। इसी तरह ये ऑप्शन भी क्या है 11 1/2 है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। अगर आपको कहीं भी लगे कि क्वेश्चन जो है वो काफी स्पीड से सॉल्व करवा रहा हूं मैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आने वाले सेशन में अपनी मैं स्पीड को जो है वो और इंप्रूव कर दूंगा, ठीक है, और धीरे समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आपको ये डीआई का क्वेश्चन गिवन है एक, ठीक है, तो इसमें जो डाटा क्या गिवन है वो देख लीजिए। द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ पर्टिकुलर वीक इज शोन बिलो। मतलब एक शॉपकीपर के थ्रू कुछ नंबर ऑफ बाइसिकल साइकिल्स जो हैं वो सेल किए गए थे, ठीक है, एक वीक के अंदर। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि हाउ मेनी बाइसिकल्स वर सोल्ड फ्रॉम थर्सडे एंड संडे, थर्सडे टू संडे के मतलब ये तो पूरे के पूरे हफ्ते का डाटा देखो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। बट यहां पर आपको सारे के सारे दिनों का नहीं पूछा गया, आपको बस किसका पूछा गया डाटा कि वीरवार से लेके रविवार तक, मतलब थर्सडे से लेके संडे तक कितने साइकिल्स जो हैं वो सेल किए गए थे, ठीक है। मतलब आपको इन चार टर्म्स को पिक करना है, ठीक है। तो आपको ये बार ग्राफ के अंदर लाइन से क्लियर हो रही हैं। तो अगर मैं थर्सडे की बात करूं तो थर्सडे को कितने साइकिल सेल किए गए थे, 12 साइकिल, ठीक है, प्लस फ्राइडे को कितने साइकिल सोल्ड किए गए थे, 10 साइकिल सेल किए गए थे। और अगर हम सैटरडे की बात करें, दिस वन, ये फ्राइडे का हो गया 10 दिन, अगर हम सैटरडे की बात करें तो सैटरडे को कितने सेल किए गए थे, 7, ठीक है, क्योंकि वो 6 और 8 के इन बिटवीन आ रहा है गाइस। तो 6 और 8 के इन बिटवीन क्या नंबर रहेगा, 7 रहेगा। इसी तरह संडे को कितने साइकिल सेल किए गए थे, 11, क्योंकि वो 10 और 12 के बीच में आ रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इन सभी के सभी नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 12 + 10 22, 22 + 11 कितना हुआ, 22 + 11 कितना हुआ 33, 33 + 7 कितना हो गया 38। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, कहीं गड़बड़, सॉरी गाइस 38 नहीं 40 आंसर आएगा। जब आप इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 40, ठीक है। दोबारा कर सकते हैं, 11 + 7 कितना हो गया 18, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 + 10 कितना हो गया 40, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। चलिए घबराना नहीं है कि एग्जाम सिर के ऊपर है, हमें मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता। तो मैथ और रीजनिंग से ही आप अपने क्वेश्चन जो है या नंबर जो है वो खींच सकते हो फुल ऑन 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए अब देखिए क्या है आगे कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस क्या होता है गाइस, आइसोसेलेस क्या होता है, आपने सुनी होगी टर्म, हिंदी में अगर बात करें तो समद्विबाहु, ठीक है। मतलब ऐसी ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके दो एंगल्स सेम हो या दो साइड सेम हो, ऐसी ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट यहां पर क्या गिवन है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। बट अगर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको क्या कहा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है कंडीशन, या तो उसके दो एंगल सेम होने चाहिए या तो दो साइड्स सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो अगर ये 90 है तो दूसरा तो 90 हो नहीं सकता, दूसरा तो 90 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सपोज मैं इसे भी 90 कंसीडर करता हूं तो 90 + 90 कितना हो गया 180, तो यही हो गया। मतलब तीसरे एंगल का क्या रोल रहा, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। समझ में आया, तो मतलब कि ये चीज आप अप्रोच में नहीं ले सकते। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कि हमें यहां पर देखो साइड्स की लेंथ तो गिवन ही नहीं है, बट इतना जरूर गिवन हो चुके हैं कि राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की गई है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल्स की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु माना जाएगा। अब अगर 180 में से, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, अगर जिसमें से एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो रिमेनिंग दो एंगल्स क्या होने चाहिए, सपोज ये है एंगल ए और ये है बी और ये है सी। अगर एंगल ए जो है वो आपका 90 डिग्री है तो बी और सी का सम दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री होगा तो वो कैसे होगा,
तो हमें सेम नंबर चाहिए, तो सेम नंबर चाहिए मतलब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, तभी तो वो आइसोसेलेस या समद्विबाहु माना जाएगा। तो 2x डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल। तो x किसके इक्वलेंट आ गया, 90 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज हर एक एंगल की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। हालांकि आप इसे वर्बली भी कर सकते थे बिना पेन एंड पेपर के, बट मेरा कंसर्न है कि आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताना, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी ताकि एग्जाम में ये चीजें आपको देखी हुई ध्यान में रहे कि हाँ ये पॉइंट हमने जो है सेशन के अंदर डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये ध्यान से समझिए, कहता फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, मतलब जैसे कि 1 और 2 कंसेक्यूटिव हो गए, 5 और 6 कंसेक्यूटिव हो गए, 7 और 8 कंसेक्यूटिव हो गए। ऐसे आपको कंसेक्यूटिव लगातार दो नंबर ऐसे देखने हैं वेयर थ्राइस द फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहले नंबर का जो 3 गुना है इज मोर देन, वो ज्यादा है किससे, ट्वाइस द सेकेंड नंबर बाय 5, जो कि फिर से समझे क्या है कि आपको दो लगातार नंबर ऐसे ढूंढने हैं इन ऑप्शंस के थ्रू जिसमें जो पहले नंबर का 3 गुना जो है वो ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, 5 ज्यादा हो, किसके 5 ज्यादा हो, दूसरे नंबर के 2 गुने के, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहां पर कहता हूं तो आप इसे क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है, वैसे हम इसे ऑप्शन के थ्रू नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूं दो कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, एक नंबर हम ले लेते हैं x और दूसरा नंबर हो गया x प्लस 1, जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, x 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, यही होंगे। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास कौन से हो गए, तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, मान लिया कि दो लगातार नंबर कौन कौन से हैं, x और x प्लस 1, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, थ्राइस द फर्स्ट नंबर, जो पहले नंबर का 3 गुना है, तो पहला नंबर मैंने एज्यूम कर लिया x है और दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 1, तो पहले नंबर का जो 3 गुना है वो क्या है, वो दूसरे नंबर के 2 गुने से 5 ज्यादा है। दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 1, अगर x प्लस 1 की बात करें तो इसका दुगना कितना होगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, कितना ज्यादा है इससे भी, इससे 5 ज्यादा है। मैं रिपीट कर देता हूं, जो पहले नंबर का 3 गुना है वो दूसरे नंबर के 2 गुने से क्या है, 5 ज्यादा है। तो हमारी ये इक्वेशन बनी, तो आगे सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 5, हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो यहां पर 3x माइनस 2x हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के साथ लेफ्ट में जाएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा। तो 3x माइनस 2x कितना रहा, x इज इक्वल टू 7। तो अगर x की वैल्यू 7 है तो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर थे x और x प्लस 1, अगर x की वैल्यू गाइज 7 है तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस 1 दैट इज 8, मतलब वो दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हैं, 7 और 8। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं गाइस, सिंपल लेवल के, ठीक है। मैं बार बार बोलूंगा इस बात को कि अगर आपको इससे एक्स्ट्रा लेवल देखने को मिलता है तो हम उससे रिलेटेड भी प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस करेंगे। रेस्ट मैं इन बिटवीन दिस सेशन बोल रहा हूं। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पर और भी ज्यादा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। हालांकि अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरे की पूरी पीडीएफ जो है मैं उस चैनल के या ग्रुप के ऊपर ही आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये सर्च करने पे नहीं मिलता है टेलीग्राम पे तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने इस ग्रुप का लिंक भी डाल रखा है, ठीक है गाइस। चलिए मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज वन नंबर इज मिसिंग, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क जो है आपको गिवन है, चूज द मिसिंग टर्म। आपको क्या है, इस सीरीज के अंदर एक नंबर जो है वो मिसिंग प्लेस पे अवेलेबल है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है इस मिसिंग नंबर की जगह कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने की दी बेस्ट अप्रोच रहती है गाइस, रीजनिंग के अंदर जब भी आपको ऐसी चीज आए कि आपको मिसिंग नंबर या नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को करने की दी बेस्ट अप्रोच, ठीक है, वैसे मल्टीपल वेज है बट दी बेस्ट अप्रोच है, अगर आप वन गो में क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहते हो, विद इन द नंबर जो है डिफरेंस लेना शुरू कर दो, ठीक है। सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन।
चलिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे 6 और 12 में कितने का इंक्रीमेंट आया। 6 का, 12 से 20 तक करें तो 8 बढ़ गए। 6 से 12 में पहले 6 बढ़े, 12 से 20 में 8 बढ़े, 20 से 30 में कितने बढ़े, 10 बढ़ गए। तो ध्यान से देखिए गैप जो है वो 2-2 बढ़ता जा रहा है। पहले 6, फिर 8, फिर 10, फिर आगे कितने बढ़ेंगे, 12, 2 और बढ़ जाएंगे। तो आपको ये कॉन्टिन्यूटी बनानी होती है, पहले 6, 8, 10, फिर 12 बढ़ेंगे। तो 12 किस में बढ़ेंगे, 30 में ही तो बढ़ेंगे। तो 30 में 12 अगर ऐड करेंगे तो नंबर कितना आएगा, 42। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अगेन एनोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। एनोलॉजी, सिमिलैरिटीज। सर्कल को रिप्रेजेंट किया गया सर्कमफ्रेंस से, तो स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो अब सर्कल सर्कल और सर्कमफ्रेंस क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए। सर्कमफ्रेंस या क्या होता है सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सपोज ये सर्कल है, थोड़ा एडजस्ट करना, प्रॉपर सर्कल नहीं बना। ये जितनी भी एक सर्कल की आउटर बाउंड्री होती है ना, ये पूरे के पूरे पाथ को क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस, क्लियर। तो ये सर्कल का हुआ सर्कमफ्रेंस। तो जो भी आउटर बाउंड्री है किसी भी सर्कल की, उसको क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस। इसी तरह स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो वर्ग की आउटर बाउंड्री को क्या बोला जाता है गाइस, पेरीमीटर। वर्ग की आउटर बाउंड्री को क्या बोला जाता है, पैरामीटर। ये भी एक जनरल नॉलेज का पार्ट है, तो आपको रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहां से अगर मैं देखूं तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है गाइस, 2 पाई आर, जहां पर पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14, ठीक है। और अगर पैरामीटर की बात करें, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, हाँ जी, स्क्वायर का पैरामीटर एक ए लेंथ, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए भी ए है। अगर चारों बाउंड्रीज की बात करें तो 4a बन गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर का पैरामीटर है, ठीक है। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन। आगे देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 107.303 टू गेट 96.4 के मतलब के क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 107.03 में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट या माइनस करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आए, 96.4 निकल के आए, ठीक है। 96.4 निकल के आए। अब गाइस ध्यान से समझिए, अगर आपको देखा जाए तो आपको रिजल्ट माइनस करना है 103 में से। अब एक काम करते हैं, अब माइनस छोड़ो, आप ऐड करना सीखो। मतलब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी मोल्ड कर सकता हूं कि 96.4 में मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं कि मेरे पास रिजल्ट जो है वो क्या निकल के आए, 107.03 निकल के आए। मतलब जो नंबर मैं इसमें ऐड करूंगा तो 107.03 आएगा, या 107.03 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास ये आ जाए। मतलब जो गैप है दोनों के बीच का वो तो सेम ही होने वाला है ना। तो सब्ट्रैक्शन की बजाय हमेशा आपको किस पे अप्रोच करनी है, हमेशा एडिशन के ऊपर, ठीक है। हमेशा एडिशन के ऊपर पहले अप्रोच करो। तो 96.4 मतलब मुझे 107 तो चाहिए, मतलब कि कम से कम मुझे 10 तो ऐड करने ही होंगे। अगर मैं 96 की ही बात करूं तो अगर 96 में 10 ऐड करूंगा तो 106 तो बनेगा ही बनेगा। मतलब मुझे 96 में 10 से भी बड़ी वैल्यू ऐड करनी होगी, तो मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देता हूं। ना तो मेरा ए ऑप्शन आंसर हो सकता है, ना ही डी ऑप्शन आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोनों में से या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल, कोई भी एक पिक कर लो। अगर एक पिक करने से आंसर आ गया ठीक है, तो दूसरा अगर नहीं आता तो दूसरा तो होगा ही होगा। तो हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। अगर मैं 10.53 इसी में ऐड करता हूं, 10.53 ऐड करिए, तो यहां पर मेरे पास आंसर कितना आ रहेगा, इस ध्यान से देखिए। यहां पर आंसर कितना आया, 106.93, बट आपको रिजल्ट कितना चाहिए, 107.03। मतलब कि ये भी मेरा ऑप्शन आंसर गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज बी। चाहे आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। डिफरेंस लेना है या सब्ट्रैक्ट या माइनस करना है तो भी आपकी कॉल है, ठीक है। जो आपको बेटर लगे वो कीजिए, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि एडिशन जो है वो सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, which number will be in the middle if the following numbers are arranged in descending order। ठीक है, कि अगर आप इन गिवन किए गए नंबर्स को, ठीक है, किस क्रम में जोड़े, घटते क्रम में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना होगा मध्य में, मिडल में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो जब आप इनको डिसेंडिंग या घटते क्रम में
अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो हमारे पास देखिए सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले होगा। अगर घटते क्रम की तरफ जाना है तो सबसे बड़ा नंबर हमें सबसे पहले रखना होगा, वो कौन सा है? 4 6 6 5। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा आपके पास? 4 6 5 5। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा? 4 5 6 5। उसके बाद कौन आएंगे? ये दोनों। ठीक है, एक आएगा 4 4 6 5, फिर आएगा 4 4 5 6। तो देखा जाए मिडल में हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है? 4 5 6 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर, रुकिएगा इस एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में गिवन था। हालांकि आप इन क्वेश्चन को ओरली करना है। ठीक है, मुझे हर एक कैंडिडेट के लिए एक्सप्लेन करना है गाइस। अगर जिसको आता भी है डायरेक्टली तो एग्जाम में तो आपको ओरली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लगती है तो उसके लिए मैं ये डिटेल में दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर्स को, ऐसे नंबर लेने हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना हो, गुणा करना हो। फाइंड द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट निकालना है? स्क्वेयर रूट ऑफ 16। ठीक है, स्क्वेयर रूट मतलब वर्गमूल किसका? 16 का। 16 का स्क्वेयर रूट, 16 किसका स्क्वेयर है? 4 का। तो 16 का स्क्वेयर रूट कितना हो गया? 4। ठीक है, तो हमने क्या निकाला? वर्गमूल निकाला। ठीक है, स्क्वेयर रूट निकाला किसका? 16 का। एंड स्क्वेयर ऑफ 4, 4 का स्क्वेयर कितना हुआ? हाँ जी, 4 का स्क्वेयर कितना हुआ? 16। ठीक है, 16 का स्क्वेयर रूट कितना है? 4। 4 का स्क्वेयर कितना है? 16। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बात इन्हीं दोनों नंबर्स की हो रही है, देखो 4 और 16 की हो रही है, बट घुमा फिरा के पूछा गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? प्रोडक्ट। किस किस का प्रोडक्ट? जो 16 का स्क्वेयर रूट है और जो 4 का स्क्वेयर है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो 16 और 4 को जब आप गुणा करेंगे प्रोडक्ट कितना आएगा इनका? बी ऑप्शन 64। स्टेटमेंट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया जाएगा, बाकी होते बहुत आसान है। ठीक है, और भी बहुत आसान क्वेश्चन, रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन। तो हमें क्या लिखा गया यहाँ पर? ए इज द सन ऑफ बी। ए जो है वो बी का सन है, तो बी का सन हमने क्या बना दिया? ए। ए सन है मतलब मेल पर्सन है, तो मेल के लिए हम यहां यूज करेंगे प्लस का साइन, और फीमेल पर्सन के लिए हम यूज करेंगे माइनस का साइन। ठीक है, तो ए जो है वो बी का सन है। आगे देखिए क्या है? एंड इज द फादर ऑफ सी। अब एंड आया तो किसकी बात हो रही है? ए की, कि ए जो है वो बी का सन भी है, बेटा भी है बी का, और सी का पिता भी है, सी का फादर भी है। मतलब ए जो है वो बी का सन भी है और ए ही किसका फादर है? सी का, तो सी का पिता भी है, तो ये अरेंजमेंट बनेगी। देन हाउ बी रिलेटेड टू सी। बी जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है? हमें किसके बारे में पूछा गया? बी के बारे में, कि बी सी से कैसे रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिए, हमें बी के जेंडर के बारे में कुछ नहीं आइडिया कि वो मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। मतलब या तो वो उसका दादा होगा या दादी, मतलब ग्रैंड फादर होगा, या तो ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, तो इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, अगर आपको उसका कुछ नहीं पता ना जेंडर क्या है, तो ग्रैंड पेरेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट में आपका ग्रैंड फादर भी इंक्लूड हो जाता है, ग्रैंड पेरेंट में ग्रैंड मदर भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। ये आपको कुछ लेटर्स गिवन है। टू फॉर्म एन इंग्लिश वर्ड एंड फाइंड द फिफ्थ लेटर ऑफ द अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड। मतलब कुछ उलझे हुए आपको लेटर्स अवेलेबल हैं, इन उलझे हुए लेटर्स को अरेंज कीजिए और उन्हीं को अरेंज करने के बाद एक वर्ड बनाइए, इंग्लिश वर्ड बनाइए। ठीक है, जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता हो। ठीक है, तो जो भी आप इन उलझे हुए लेटर्स को यूज करते हुए एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे इंग्लिश में, तो आपको उसका बताना होगा फिफ्थ लेटर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन्हें यूज करें तो सी 2 बार आ रहा है, तो इससे हमारा एक ही फेमस वर्ड बनता है, क्रिकेट। यही बन रहा है, देखो यही उलझे हुए सारे लेटर्स यही हैं, तो इससे वर्ड क्या बना? क्रिकेट। तो इस क्रिकेट वर्ड में हमारा फिफ्थ लेटर कौन सा आ रहा है? के। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन फिर से। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? देखो गाइस, एंगल जो हैं आपके मेनली दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और दूसरा होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम, जोड़ जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 90 डिग्री के। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम या जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिसको आप ऐड करेंगे तो उसका सम कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। और 90 डिग्री जिन दो एंगल्स का सम बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर हमें सप्लीमेंट्री की बात की गई है तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टोटलिंग ऑफ एंगल्स 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए, फिर से ब्लड रिलेशन का। अब इस वाले क्वेश्चन में जो है वो काफी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है। ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पॉइंटिंग टू अ गर्ल राजीव सेड, कि राजीव जो है किसी गर्ल को पॉइंट कर रहा था, इस गर्ल को पॉइंट कर रहा था, तो उसने उसके बारे में क्या बोला? शी इज द ओनली डॉटर, कि ये जो गर्ल है वो कौन है? किसी की ओनली डॉटर है। अब किसकी ओनली डॉटर है भाई? ये तो हमें पता नहीं है, तो मतलब होगी तो इसी की डॉटर ही। हमें फोटोग्राफ में पता चल चुका है, गर्ल में पता चल चुका है कि फोटोग्राफ में बैठी जो गर्ल है वो किसी की डॉटर है। अब वो किसकी डॉटर है? इस पर्सन की। बट ये पर्सन कौन है? ये पर्सन कौन है गाइस? तो आगे देखिए, वो किसकी डॉटर है? ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। किसने कहा? राजीव ने। राजीव क्या कहता है? फिर से समझिए, फादर, किसका फादर? माई सिस्टर्स ब्रदर। वो राजीव कहता है कि जो मेरी सिस्टर का ब्रदर है, वो राजीव खुद भी हो सकता है, क्या पता उसके अलावा उसका कोई और सिबलिंग या भाई बहन हो। ठीक है, कि राजीव कहता है कि जो मेरी सिस्टर का ब्रदर है उसका जो फादर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, द फादर, पिता, किसका पिता? मेरी बहन के जो भाई का। राजीव ने कहा कि मेरी बहन के जो भाई का पिता है उसकी डॉटर है। कौन? जो फोटो में बैठी हुई है। ठीक है, या जिसकी तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। कंबाइन फ्रेम में देखो कि हमें इस फ्रेम के बारे में या इस गर्ल के बारे में राजीव ने क्या बोला? राजीव कहता है कि जो मेरी सिस्टर का भाई है, मेरी बहन का जो भाई है, उसके जो पिता है उसकी इकलौती डॉटर है। कौन? ये जिसको राजीव पॉइंट कर रहा था। तो अल्टीमेटली देखा जाए, जो लड़की है, गर्ल है, वो राजीव से कैसे रिलेटेड है? वो उसकी बहन है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ठीक है, आगे देखिए क्वांट का क्वेश्चन। तो यहां पर हमें क्या गिवन है डाटा? अ मैन बायज 144 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 360। मतलब एक आदमी ने 144 संतरे खरीदे। ठीक है, 144 ऑरेंजेस परचेज किए, कितने रुपए में? 360 रुपए में। ठीक है, अब हमें पता है गाइज, अगर हम एक डजन की बात करें, एक दर्जन में कितनी चीजें आती हैं? हमेशा क्वांटिटी कितनी होती है? 12। 12 चीजें मिलके एक डजन बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 144 ऑरेंजेस अगर यहां पर हैं तो यहां पर नंबर ऑफ डजन्स कितने बने हमारे पास? 12 डजन्स मिलके 144 ऑरेंजेस बनेंगे। समझ में आया? ठीक है, अगर 12 की क्वांटिटी देखो एक डजन में कन्वर्ट होती है, 12 की क्वांटिटी एक डजन में कन्वर्ट होती है, तो 144 की क्वांटिटी किस में कन्वर्ट होगी? 12 में। कैसे? आपको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना है। इसको भी 12 बना दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्लियर हो गया। 12 इंटू 12 कितना हुआ? 144। 12 इंटू 1 कितना हुआ? 12। तो 12 दर्जन मिलके कितने पीसेस बनेंगे? 144 पीसेस बनेंगे। मतलब उसने 12 डजन ऑरेंजेस जो खरीदे वो कितने में खरीदे? 360 रुपए में। मतलब उसने एक डजन ऑरेंजेस कितने में खरीदे होंगे? 360 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 30 रुपए में खरीदे होंगे। मतलब एक डजन, हमें एक डजन ऑरेंजेस की वैल्यू पता चल चुके कि वो ₹30 के थे। ठीक है, ₹30 के थे। हमें देखो क्वेश्चन क्या बोला गया अभी। अब उसने 144 ऑरेंजेस जो है वो 360 में खरीदे और सभी को सेल कर दिया लाभ के साथ। कितने गेन किया? 10% का। अब जितना भी उससे गेन होगा चाहे लॉस होगा, लाभ होगी या हानि होगी, होगी तो उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगी ना। मतलब ये ₹360 इसका कॉस्ट प्राइस था। कितनों का था? 12 डजन का कॉस्ट प्राइस था 360। तो एक डजन का कॉस्ट प्राइस कितना है गाइस? 360 हुआ। अब 360 की सॉरी 30 रुपीज हुआ एक डजन का प्राइस। अब 30 रुपीज के ऊपर उसने क्या किया, जब उसे सेल किया पर डजन के हिसाब से, तो उसने 10% का उसे प्रॉफिट हुआ, उसे लाभ हुआ। ठीक है,
मतलब 30 का 10%, अगर मैं 30 का 10% निकालूंगा तो 30 का 10% कितना होगा आपके सामने ही है 3। मतलब उसने 30 वाली चीज जो है वो कितने में सेल की, 33 रुपीज में सेल की। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, वो उसका सेलिंग प्राइस है कितने का, 1 डजन की वैल्यू का। तो हमें देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, एट व्हाट रेट पर डजन डज ही सेल देम। बहुत सिंपल सा आंसर, उसने 33 रुपए में बेचा। सिंपल, यही तो पूछा गया है कि उसने किस रेट में पर डजन के हिसाब से ऑरेंजेस जो है वो सेल किए। ठीक है, अगर पर डजन के हिसाब से उसने 30 में परचेज किया था तो 33 में बेचेगा, तभी तो देखो 10% का प्रॉफिट हुआ उसे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, वर्बली करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बिना पेन एंड पेपर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड फाइंड द थर्ड वर्ड। कि इन सभी वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए, मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली हमें अरेंज करना है। अगर हम इन्हें डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करें तो डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए सभी का पहला लेटर तो कॉमन है। अगर पहला लेटर कॉमन है गाइस, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं एक वर्ड है एम, एक गिवन है एप्पल, तो दोनों में डिक्शनरी में हिसाब से कौन बैठा होगा, एम पहले बैठा होगा। ठीक है, फिर एप्पल आएगा, क्योंकि आई जो है पी से पहले आता है। इसी तरह आपको ये सारे वर्ड्स अरेंज करने हैं। तो सभी के देखो पहले दो दो लेटर कॉमन है, एस आई सभी में आ रहा है। बट अगर हम तीसरा लेटर देखें, एन है, एन है, एन है, बट यहां पर कौन आ रहा है, एम। मतलब एम जो है वो एन से पहले आता है, मतलब डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड कौन बैठा होगा, सिंपल बैठा होगा। ठीक है, अब सिंगर, सिंगल या सिनिस्टर, इन तीनों में से देखना है अगला वर्ड कौन सा होगा डिक्शनरी के अंदर। अब देखो तीसरे वर्ड के तीसरे लेटर के बाद यहाँ पर चौथा लेटर आ रहा है जी, यहाँ पर भी जी आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, आई। अब जी आई से पहले आता है, जी आई से पहले आएगा गाइस। ठीक है, मतलब तीसरा वर्ड या तो सिंगर होगा या तो सिंगल होगा। अब चौथा लेटर यहाँ पर जी जी कॉमन था। ठीक है, अब मूव करते हैं पांचवें, यहाँ पर पांचवा लेटर क्या है, ई, यहाँ पर पांचवा लेटर क्या है, एल। तो ई एल से पहले आता है, तो दूसरा वर्ड हमारे पास कौन सा हुआ, सिंगर। फिर तीसरा वर्ड कौन सा होगा, सिंगल। फिर फाइनली चौथा वर्ड कौन सा होगा हमारे पास, सिनिस्टर। ठीक है, तो हमने इन्हें क्या किया, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो हमें क्या पूछा गया था, फाइंड द थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड कौन सा होगा, सिंगल। तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको गाइस सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कभी भी। ठीक है, चलिए जी, अब ये क्वेश्चन आया आपका वेन डायग्राम का। अब ध्यान से देखिए, क्वांट का क्वेश्चन है कि लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, निम्नलिखित जो है वो डाटा को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मतलब ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इसी के ऊपर बेस्ड हैं, 3 क्वेश्चन का सेट है। देखो कितना टाइम स्कोरिंग क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, ठीक है, कि 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास थी, 40 स्टूडेंट्स की। ठीक है, जिनमें से 28 कैन स्पीक तमिल, जिसमें से तमिल लैंग्वेज जो है वो कितने स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, 28। और 30 स्टूडेंट ऐसे बोल क्या है जो तेलुगु बोल सकते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा डाटा गिवन है कि 40 स्टूडेंट की एक क्लास है। ठीक है, उस क्लास में 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, तेलुगु। ऑल स्टूडेंट्स कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब ये 40 के 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो कम से कम कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज तो पक्का बोलते हैं, या तो वो तमिल बोलते हैं या तो वो तेलुगु बोलते हैं। देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब मैं ये वैल्यू ले लेता हूं कि ये तमिल है और ये तेलुगु है। ठीक है, पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अगर मैं इन्हें तमिल और इसे तेलुगु बोलता हूं, ठीक है, तो ये डाटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ तमिल वालों का। ये पोर्शन किसका है, सिर्फ और सिर्फ तेलुगु वालों को। फिर ये पोर्शन किसका है, जिसमें तमिल भी है प्लस तेलुगु भी है, क्योंकि ये दोनों का सब पार्ट हो गया। तो यहां पर हमें क्या बोला गया है, 28 जो है वो क्या बोल सकते हैं, तमिल। मतलब ये सारा डाटा गिवन है, ये सारा डाटा आपको क्या गिवन है, तमिल वालों का। ठीक है, जिसमें ये पार्ट भी आ रहा है और ये पार्ट भी आ रहा है। और तेलुगु वाले कितने हैं, 30। ठीक है, ये तेलुगु वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये सारा डाटा गिवन है। तो हम एक बार क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज को निकालते हैं। देखो 40 में से 30 जो है वो तेलुगु बोलते हैं, तो मतलब 40 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तेलुगु जो है वो नहीं बोलते हैं।
ठीक है, तेलुगु ना बोलने वाले कैंडिडेट कितने हुए? 10। इसी तरह 40 में से 28 तमिल बोलने वाले, अगर 40 में से 28 तमिल बोलने वाले हैं तो तमिल ना बोलने वाले स्टूडेंट कितने हुए? 12। ठीक है, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है, तमिल नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि 40 में से अगर 30 तेलुगु बोलते हैं तो 40 में से अगर 30 तेलुगु बोलते हैं तो तेलुगु ना बोलने वाले कितने हो गए? 10, क्योंकि 30 तो तेलुगु बोलते ही बोलते हैं। 40 में से 28 अगर तमिल बोलते हैं तो तमिल ना बोलने वाले स्टूडेंट कितने हुए? 12 हो गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमें पूछा गया वैसे, फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस हु कैन स्पीक ओनली तेलुगु। मतलब हमें पहले पार्ट में सिर्फ ये वाला डाटा निकालना है, सिर्फ तेलुगु वाला पोर्शन निकालना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 40 में से 28 क्या बोलते थे? तमिल बोलते थे। 12 ऐसे हैं जो तमिल नहीं बोलते। अगर 12 तमिल नहीं बोलते तो 12 क्या बोलते होंगे? तेलुगु हुई तो बोलते होंगे, क्योंकि यहां पर 40 के 40 कैंडिडेट जो हैं कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, या तो वो तमिल बोलते हैं या तो वो तेलुगु बोलते हैं। अब 40 में से 28 जो है वो तमिल बोलते हैं और तमिल ना बोलने वाले कितने हो गए? 40 में से 28 माइनस कर दो, 12 तमिल नहीं बोलने वाले हैं। अगर वो तमिल नहीं बोलते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? वो तेलुगु ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ही लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह ध्यान से सुनिए, इसी तरह हमें एक और डाटा गिवन है कि अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक ओनली तमिल। सिर्फ तमिल कितने बोलते हैं? ठीक है, ओनली तमिल, मतलब इस बार जो है हमें ये डाटा निकालना है, इस बार हमें ये डाटा निकालना है। अब ध्यान से समझिए इस बात को, अगर 40 में से 30 जो हैं वो तेलुगु बोलने वाले थे तो तेलुगु ना बोलने वाले कितने हैं? 10 हैं। अगर 10 कैंडिडेट तेलुगु नहीं बोलते तो वो क्या बोलेंगे? तमिल ही तो बोलेंगे। मतलब आंसर आ गया बी ऑप्शन। समझ में आया? तो यहां से इन दोनों के दोनों पॉइंट से आपके पहले दोनों क्वेश्चन का आंसर कंक्लूड हो रहा है। अब देखो यहां पर क्या बोला गया, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ तमिल एंड तेलुगु। आपको बताना था यहां पर कम से कम ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो तमिल भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं। ठीक है, कम से कम स्टूडेंट आपको बताने थे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर 40 में से 28 क्या है? तेलुगु तमिल बोलने वाले, तो 12 कोई लैंग्वेज नहीं बोलते, सॉरी तमिल नहीं बोलते, तो वो तमिल क्या बोलेंगे? सारे के सारे तेलुगु बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बोलेंगे। और 40 में से अगर 30 तेलुगु बोलने वाले हैं तो 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ तमिल बोलेंगे। ठीक है, 10 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? तमिल बोलेंगे। क्लियर? तो हमारे पास टोटल डाटा कितना रह गया? मतलब ये ओनली में कितना आया? 10, और ये कितने हो गए? 12। ठीक है, ओनली में। तो सिर्फ तमिल वाले कितने हो गए? 10। सिर्फ तेलुगु वाले कितने हो गए? 12। तो कॉमन लैंग्वेजेस कैसे निकलेंगी? मतलब ये ओनली वाले पर्सन कितने हो गए? 22। तो टोटल में से अगर मैं 22 को माइनस कर दूं सिर्फ तमिल वाले और सिर्फ तेलुगु वाले, तो जो हमारे पास क्वांटिटी रहेगी वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों की दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। कम से कम इतने कैंडिडेट्स तो होंगे ही होंगे। समझ आ गया गाइस? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बस आपको वेन डायग्राम के अंदर ये पोर्शंस का आइडिया होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए कौन सी टर्म क्या है। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट या गुणाक गिवन है और उनका एक HCF वैल्यू गिवन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है क्या? 26, और उनका एलसीएम निकालना है। तो देखो गाइस, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, इसका एक हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फॉर्मूला क्या है इसका? ठीक है, एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, नहीं ये नहीं है। अगर आपको दोनों के दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, नंबर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय HCF इंटू LCM। ठीक है, अगर आपको कोई भी दो नंबर्स ऐसे हों गिवन हो जिनका आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो, तो नंबर्स फाइंड आउट करने की टेक्निक क्या है? सिंपल सी, ठीक है,
कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो उसके HCF और LCM के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट अगर किसी भी दो नंबर्स का, आप इसे छोड़ दीजिए, अगर आप किसी भी दो नंबर्स का HCF और LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल लेते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब दो नंबर कौन से हैं HCF और LCM में, अब HCF की वैल्यू तो आपको पता है 26 है, आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा पार्ट, प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 35,828 को अगर आप 26 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो LCM की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इसे डिवाइड करने बैठेंगे, ठीक है, अगर आप इसे 28 है, डिवाइड करने बैठेंगे तो 26 का टेबल यूनिट वैल्यू निकालो। अब इतना लंबा कौन डिवाइड करने बैठेगा, अगर मैं यूनिट प्लेस को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 इंटू 6, 8 6 48, यूनिट प्लेस 8 तभी आ पाएगा। तो मतलब कि आपका जो आंसर है डिवाइड करने के बाद यूनिट प्लेस में 8 आना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस में 8 आएगा तो बी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ये देखो नंबर की वैल्यू देखो, जो हमें एक्चुअल उनका प्रोडक्ट गिवन है उससे भी ज्यादा है, बट अगर हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब उसमें से कुछ वैल्यू बाहर निकाल रहे हैं, तो आपका आंसर तो ये भी नहीं हो सकता इतनी बड़ी वैल्यू। अगर तो 35,828 को 26 से मल्टीप्लाई करते तो वो अलग मैटर था, बट हमें मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है, मतलब वैल्यू कम होगी तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। रेस्ट आप लेंदी अप्रोच से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा होपफुली हमारे आज के सेशन का, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा गाइस। आई होप सभी के पास इतना इंटरनेट होगा अवेलेबल कि वो ये सेशन जो है वो इजीली देख सके और फायदा उठा सके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, जल्दी से खत्म करते हैं। इफ योर फादर वर योर मदर, तो एक एजम्पशन लगाई जा रही है। लेट अस सपोज आप यहां पर है, ठीक है, ये आप है, अगर आपका जो फादर है उसे क्या नाम दे दिया, वो आपकी मदर है ये फादर बट इसे मदर का नाम दे दिया, और आपकी जो मदर है उसे क्या नाम दे दिया, ब्रदर, मतलब आपकी जो मदर है, ये जो पर्सन है, इसे क्या नाम दे दिया, ब्रदर का। इसी तरह आपका जो ब्रदर है वो आपकी सिस्टर है, आपका जो ब्रदर है वो आपकी क्या है, सिस्टर है, और आपकी जो सिस्टर है, ठीक है, एंड योर सिस्टर योर फादर, और जो आपकी सिस्टर है वो आपकी क्या है, वो आपका फादर है। ठीक है, आपको सिर्फ इन साइंस के ऊपर फोकस करना है, ये फादर है, ये मदर है, ये ब्रदर है और ये सिस्टर है, तो इनको अलग अलग नाम दे दिए गए। हाउ वुड यू कॉल योर सिस्टर, आप अपनी सिस्टर को क्या बोलोगे, आप अपनी सिस्टर को क्या बोलोगे, फादर। हालांकि ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था, देखो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ गाइस 25 क्वेश्चन का सेट था। ठीक है, मतलब आपको एनटीपीसी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 में से आपके 50 to 55 के इन बिटवीन क्वेश्चंस जो हैं वो क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड रहे थे, जो आपकी 2016 29 मार्च 2016 की पहली शिफ्ट थी। तो आधे क्वेश्चन हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं, आधे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर चल रहे हैं गाइस, तो जितना हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर इतना और ज्यादा बढ़िया कंटेंट चाहते हैं हर एक चीज से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके आने वाले हैं, तो बाकियों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चीज से रिलेटेड कि हाँ हमें ऐसा कंटेंट चाहिए, ठीक है, इस एग्जाम के लिए, तो प्लीज मुझे कन्वे जरूर करना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन करके भी बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा यूट्यूब के ऊपर ही। ठीक है, स्टडी लॉजिकल। ठीक है, चाहे आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए इसी के नाम से स्टडी लॉजिकल। ठीक है, चलिए तो गाइस मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड की दास। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।